आप देख रहे हैं विंध्य सत्ता न्यूज नेटवर्क। कांग्रेस प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य गिरिजेश पांडे ने हमारे संवाददाता मनीष मिश्रा से साक्षात्कार के दौरान रीवा जिले के स्वास्थ्य व्यवस्था, पर्यटन व इंडस्ट्री से जुड़े विषयों पर उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला को सुझाव दिए हैं। उन्होंने सरकार व सिस्टम पर भी सवाल खड़े किए हैं। आइए सुनते हैं कि उन्होंने साक्षात्कार में क्या कुछ कहा। जब मौजूदा मोहन सरकार में माननीय राजेंद्र शुक्ला जी कैबिनेट मंत्री बने और उनको स्वास्थ्य मंत्रालय मिला, तो बकौल माननीय राजेंद्र शुक्ला जी उन्होंने कहा था, और आप सबको पता है कि रीवा जिले को स्वास्थ्य का हम हब बनाएंगे। स्वास्थ्य सुविधाओं को दुरुस्त करने के लिए जो अवैध मतलब कि बंगाली डॉक्टर्स हैं या फिर जिनके पास डिग्री नहीं है, जिनके पास प्रैक्टिस नहीं है, वो तमाम मरीजों का इलाज कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अगर डॉक्टरों का या उनके निचले स्तर के कर्मचारियों का कहीं सरकार से कोई हित नहीं पूरा हो रहा है, उनका हित प्रभावित हो रहा है, इस मामले में उनका आंदोलन करना, उनके संगठन के माध्यम से अपनी आवाज़ उठाना उनका अपना अधिकार है। इस बात से कितने सहमत हैं कि जब भी डॉक्टरों पर कार्रवाई होती है तो उनका एक बड़ा संगठन सरकार और सिस्टम पर दबाव बनाने के लिए सामने आता है और सरकार को झुकना पड़ता है। नमस्कार, मैं मनीष मिश्रा और आप देख रहे हैं विंध्य सत्ता। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला जी के पास स्वास्थ्य मंत्रालय है। स्वास्थ्य मंत्रालय की व्यवस्थाएं कितनी दुरुस्त हैं और आम लोगों को किस तरीके से स्वास्थ्य सुविधाएं आसानी से मुहैया हो रही हैं, इन सभी विषयों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गिरिजेश पांडे जी हैं। उनसे तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे और रीवा के राजनीतिक घटना चक्र क्या चल रहा है, किस तरीके से तमाम लोगों को सुविधाएं मिल रही हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे। आपके विंध्य सत्ता समाचार के माध्यम से आपके सभी दर्शकों को, तमाम सबको हम आज भुजरिया पर्व की शुभकामना देते हैं, जो हमारे विंध्य का बड़ा प्राचीन और ऐतिहासिक महत्व वाला पर्व है, और आपके विंध्य सत्ता परिवार को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी, मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला जी के साथ उनके पास एक महत्वपूर्ण विभाग है, स्वास्थ्य मंत्रालय। और मैं समझता हूं कि स्वास्थ्य मंत्रालय लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ी जो भी व्यवस्थाएं संचालित होती हैं, जो भी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, वो स्वास्थ्य विभाग के द्वारा ही दी जाती हैं। एक महत्वपूर्ण पद पर राजेंद्र शुक्ला जी हैं और रीवा के लिए गर्व का विषय है। लेकिन आपकी नज़रों में रीवा जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था किस तरह की है, अस्पतालों की क्या स्थितियां हैं, और क्या मरीज रीवा जिले में रहकर यहाँ या फिर यहाँ की अस्पतालों में आकर क्या स्वास्थ्य सुविधाओं का फ़ायदा उठा रहा है या नहीं, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, जब मौजूदा मोहन सरकार में माननीय राजेंद्र शुक्ला जी कैबिनेट मंत्री बने और उनको स्वास्थ्य मंत्रालय मिला, तो बकौल माननीय राजेंद्र शुक्ला जी उन्होंने कहा था, और आप सबको पता है कि रीवा जिले को स्वास्थ्य का हम हब बनाएंगे। जी। हम सब लोगों ने, रीवा जिले के वासियों ने एक बड़ी उम्मीद और बड़े मन से इस बात को थैंक्स भी बोला था सरकार को कि रीवा को आपने स्वास्थ्य मंत्रालय दिया है, और स्वास्थ्य क्षेत्र में डेवलपमेंट की बहुत आवश्यकताएं हैं रीवा को। एक तो वो था समय, और दूसरा समय आज लगभग अब तो हम 1 साल के करीब पहुंच रहे हैं स्वास्थ्य मंत्री बने। यहाँ पर हम वास्तविकता से अवगत कराना चाहेंगे आपके माध्यम से सरकार को और माननीय राजेंद्र शुक्ला जी को। संजय गांधी सुपर स्पेशलिटी से शुरू होती है चिकित्सा सुविधाएं, तो वो जाके हमारे अतरैला पटेहरा की जो मिनी पीएचसी है वहाँ समाप्त होती है। डभौरा की, जबा की, सिरमौर की स्वास्थ्य सुविधाएं, और उसके बाद रीवा का जिला चिकित्सालय, रीवा की संजय गांधी, रीवा की सुपर स्पेशलिटी।
भवन की स्वीकृति की सूचनाएं और खबरें बार बार हम लोग पढ़ते हैं कि भवन अस्पतालों के लिए स्वीकृत हो गए। स्थिति ये है कि भवन में निर्माण का काम लगता है, लेकिन पैसे के और आवंटन की उपलब्धता में वो उसका कार्य दम तोड़ देता है और ठेकेदार और अधिकारी पैसे के कारण सफ़र करते रहते हैं। कोई प्रोजेक्ट निरंतर पैसे के कारण, निरंतर भुगतान न होने के कारण सफ़र कर रहे हैं। ये तो भवनों की हालत है, ये सभी भवनों की हालत है। अस्पताल के अंदर चाहे वो डॉक्टर्स टीम हो, चाहे अस्पताल के अंदर डॉक्टर टीम के अलावा उनके जो सबॉर्डिनेट टीम होती है वो टीम हो, एक तो डॉक्टर्स और सबॉर्डिनेट की बराबर टीम नहीं है कहीं भी, और जहाँ भी है भी हम पहला स्थान देखते हैं यहाँ के डॉक्टर के अंदर की जो मानवीय संवेदनाएं हैं वो मानवीय संवेदनाएं शून्य हैं। मैं बहुत गंभीर बात आपके माध्यम से ये कहना चाह रहा हूँ और माननीय राजेंद्र शुक्ल जी का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ कि यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं और डॉक्टर स्टाफ है पूरा, इनकी मानवीय संवेदनाएं शून्य। आपके माध्यम से ये कहना चाह रहा हूँ और माननीय राजेंद्र शुक्ल जी का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ कि यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं और डॉक्टर स्टाफ है पूरा, इनकी मानवीय संवेदनाएं शून्य हैं। जब यहाँ का ग्रामीण हमारे बीच के, हमारे परिवार के लोग आते हैं दवाई कराने, तो उस समय डॉक्टर साहब का जो रूप होता है वो रौद्र रूप होता है। डॉक्टर साहब सीधे मुंह बात नहीं करते हैं। अस्पताल का एक भी स्टाफ मरीज के साथ और मरीज के अटेंडेंट के साथ उसका बिहेव आप देखिए तो इतना गंदा बिहेव होता है कि जिसकी तबीयत खराब है उसकी तबीयत और ख़राब हो जाती है, सुधरने का नाम नहीं लेती है। तो सबसे पहली आवश्यकता इस बात की है कि आप कुछ भी बनाइएगा, आप हब बनाइए, सब कुछ बनाइए, स्वास्थ्य सुविधाओं का हब बनाइए, लेकिन हमारा अनुरोध है और ध्यान भी आकृष्ट कराना चाहते हैं कि निर्माण कार्यों के लिए खाली कागजी स्वीकृति ना मिले, पैसे की भी व्यवस्था करें। ये जो बंदर बांट कर रहे हैं, बंदर बांट से ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने का काम होना चाहिए। जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं होगा, संसाधन सुविधाओं का विकास नहीं होगा, तब तक जनता को लाभ नहीं मिलेगा। आपको यहाँ थोड़ा सा मैं रोकना चाहूँगा, क्योंकि आपने कहा कि जो डॉक्टरों के प्रति मरीज की या फिर मरीज के प्रति डॉक्टरों की संवेदना होनी चाहिए। वर्तमान में भले ही डॉक्टरों की संवेदना मरीज के प्रति ना हो, लेकिन पूरे देश की संवेदना डॉक्टरों के प्रति इस समय उभर कर सामने आई है, जब कोलकाता में एक हादसा हुआ और उस पर उप मुख्यमंत्री ने प्रतिक्रिया भी अपनी दी, वहाँ की सरकार को घेरने का प्रयास भी किया, जबकि तमाम सीबीआई तमाम जांचें बैठ चुकी हैं। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि संवेदनाहीन हो चुके हैं डॉक्टर? देखिए, वो विषय दूसरे राज्य का है। जहाँ तक हमें जानकारी है, उस राज्य के मुख्यमंत्री ने जब ये घटना हुई तो उन्होंने मीडिया के माध्यम से, मैंने सुना भी है, मैंने सोशल मीडिया एक्स प्लेटफॉर्म में भी देखा है कि वहाँ के मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से इस घटना की उच्च स्तरीय जांच की मांग किया था। स्वास्थ्य सुविधाओं को दुरुस्त करने के लिए जो अवैध, मतलब कि बंगाली डॉक्टर्स हैं या फिर जिनके पास डिग्री नहीं है, जिनके पास प्रैक्टिस नहीं है, वो तमाम मरीजों का इलाज कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। स्वास्थ्य मंत्रालय होने पर वो तमाम तरीके से अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि गांव में, शहर में तमाम सुविधाएं दुरुस्त नहीं हैं। तो ये कैसे? आपने फील्ड में विजिट किया, आपने देखा ये सारी चीज़ें आंखों से? मनीष जी, हम लोग तो जनता के बीच में, हमने गांव में हमारा जन्म हुआ है, किसान परिवार का मैं बेटा हूं, और मैं वहाँ के रग रग में, वहाँ की मिट्टी में, वहाँ गाँवों में मैं पला बढ़ा हूँ, तो मुझे गाँव की पीड़ा का एहसास है। जहाँ सवाल इसका है, आप जो वहाँ थोड़ा बहुत लोगों को इलाज की सुविधाएं मिल भी रही हैं, सरकारी सुविधा आज की तारीख में नहीं है। मैं ये दावा करता हूँ, आपके स्टूडियो में बैठ के ये दावा करता हूँ, आप अपनी टीम भी ले जाके और इस बात का भ्रमण करके और सत्यापन कर सकते हैं। सरकार भी अपने स्तर से सत्यापन कर सकती है। जिनकी मैदानी जगहों में ड्यूटी है, जिनकी पोस्टिंग है, वो कितने घंटे के लिए जाते हैं, ये जाके गांवों से पूछिए। अभी किसी ने
एक खबर चलाई थी किसी अस्पताल को लेके, लोकल रीवा की ही मीडिया ने खबर चलाई थी, और वहाँ पर उन्होंने खबर चलाया और तमाम ग्रामीणों ने कहा कि ये अस्पताल कभी, हमारे सिरमौर विधानसभा क्षेत्र का विषय है, हमारे सिरमौर क्षेत्र की वो अस्पताल का मामला है, यहाँ अस्पताल खुलता ही नहीं। आप चले जाइए किसी भी गाँवों के अस्पताल में चले जाइए, वहाँ ताले नहीं खुलते हैं अस्पतालों के। वहाँ डॉक्टर साहब और वहाँ पर जो स्टाफ, मौजूदा स्टाफ पदस्थ है, वो आता है तो सिर्फ साइन करने आता है, दस्तखत करने, अपनी वेतन बनवाने आता है, वो प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहा है। यही हालत आप चले आइए, अगर दुर्भाग्य से ये कहिए कि आपका, हमारा या किसी का भी परिजन बीमार होता है तो बगैर रसूख वाले लोगों की सिफारिश के उसका इलाज नहीं होता है। माननीय मंत्री, माननीय विधायक, माननीय सांसद, इन लोगों के पास जब लोग जाके गिड़गिड़ाते हैं तब वो डॉक्टर साहब, माननीय डॉक्टर साहब फ़ोन उठाएंगे और हो सकता है कि तब कुछ रिस्पांस मिल जाए। नहीं तो आज अस्पतालों की ये स्थिति है कि पीड़ित जाता है और वो फड़फड़ाता रहता है, वो तड़पता है, डॉक्टर साहब अपने बंगले से देखना पसंद नहीं करते, आना पसंद नहीं करते, और अस्पताल में जाइए तो मोबाइल में रिपोर्टिंग होती है डॉक्टर साहब को, और जबकि डॉक्टर साहब की ड्यूटी अस्पताल में। आप इस बात से कितने सहमत हैं कि जब भी डॉक्टरों पर कार्रवाई होती है तो उनका एक बड़ा संगठन सरकार और सिस्टम पर दबाव बनाने के लिए सामने आता है और सरकार को झुकना पड़ता है? नहीं, देखिए, हम किसी के भी विरोध में नहीं हैं। अगर डॉक्टरों का या उनके निचले स्तर के कर्मचारियों का कहीं सरकार से कोई हित नहीं पूरा हो रहा है, उनका हित प्रभावित हो रहा है, इस मामले में उनका आंदोलन करना, उनके संगठन के माध्यम से अपनी आवाज़ उठाना उनका अपना अधिकार है। हम तो सिर्फ सुविधाओं को अप टू डेट करने की बात कह रहे हैं। यहाँ पर विषय ये है कि यहाँ पर मध्य प्रदेश राज्य के स्वास्थ्य मंत्री और मध्य प्रदेश राज्य के उप मुख्यमंत्री, यहाँ के माननीय विधायक और बड़े ताकतवर मंत्री हैं राजेंद्र शुक्ला जी, बहुत ताकतवर है। अगर वो यहाँ से, रीवा से विधायक बन रहे हैं, रीवा के लोगों का लाड़ प्यार उनको मिला है और आज इस उन्नति ऊंचाई तक है, तो जो खाली ये बात मीडिया के माध्यम से अखबारों में नहीं छपना चाहिए कि हम इसको हब बनाएंगे। आपका हब तब बनेगा जब आपके पास भवन भी होगा, जब आपके पास डॉक्टर्स भी होंगे, जब आपके पास जांच सुविधाएं भी होंगी, और जब आपके पास आपका पूरा स्टाफ मानवतावादी होगा, जिसके अंदर मानव की सेवा का संकल्प होगा। अस्पताल में जब मरीज जाए तो उसको भय नहीं लगना चाहिए। अस्पताल में मरीज और उसका अटेंडेंट जाए तो डॉक्टर से मिलने के बाद उसकी आधी तबीयत ठीक हो जाए। आपको ये सारी सुविधाएं देनी पड़ेगी, ये एनवायरनमेंट देना पड़ेगा, तब आप हब बना पाएंगे, उसके पहले हम नहीं बना पाएंगे। अभी राजेंद्र शुक्ला जी, रीवा जिले को इंडस्ट्रियल हब और पर्यटन हब बनाने की दिशा में प्रयासरत हैं और तमाम मीटिंग्स वगैरह चल रही है, लेकिन इको पार्क और हवाई अड्डे की ये स्थिति है कि पहली बरसात में गुणवत्ता मानकों का जो वहाँ पर इस्तेमाल हुआ, जो गुणवत्ता मानकों को देखकर निर्माण होना चाहिए, वो हुआ था या नहीं, ये पहली बरसात में मालूम हो गया। आप कह रहे हैं वो बहुत ताकतवर हैं। जो भी कार्य होते हैं वो सरकार के इंजीनियरों द्वारा कराए जाते हैं। सरकार के इंजीनियर्स और सरकार की वेल अप टू डेट टीम है जो काम करती है। रही बात आज की ही बैठक में, कहीं मैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में देख रहा था कि माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने अपने सचिवालय में अधिकारियों की मीटिंग बुलाई थी और रीवा में प्रस्तावित आईटी पार्क और रीवा को इंडस्ट्रियल हब बनाने की दिशा में विचार विमर्श कर रहे थे। इसके पहले हमने उनको पर्यटन सुविधाओं के लिए, मैंने उनको सुझाव भी दिया था, पर्यटक हब भी बनाने का वो संकल्प कर चुके हैं। सवाल आता है रीवा एयरपोर्ट। रीवा एयरपोर्ट का वो चाहे कार्य हो, इको पार्क का कार्य हो, या जितने भी निर्माण कार्य हो रहे हैं, हम सरकार से ये कहेंगे, सरकार से चाहेंगे कि सरकार इनकी जांच कराए कि वजह क्या है कि आपका जब पहली बरसात होती है तो आपका एयरपोर्ट बहने लगता है, इको पार्क डूबने लगता है, वजह क्या है। और वजह मैं बहुत संक्षिप्त में ये बताना चाहता हूँ कि ये सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार में आकंठ तक डूबी हुई है। सरकार का पूरा सिस्टम डूबा हुआ है, सरकार का पूरा सिस्टम डूबा हुआ है, और जहाँ भ्रष्टाचार होगा वहाँ अच्छे काम की उम्मीद आप नहीं कर सकते हो। रीवा में इको पार्क बना,
रीवा के इको पार्क को लेके बहुत बड़ी बड़ी बातें कही गई। रीवा का इकलौती वो जगह है जहाँ पर रीवा के लोग जा सकते हैं, रीवा के लोग अपना समय व्यतीत कर सकते हैं, अच्छा लगेगा, सब कुछ ये हुआ। लेकिन अंदर की कहानी ये है कि शायद रीवा का कोई भी संभ्रांत व्यक्ति वहाँ पर नहीं पहुँच पाया होगा, वहाँ पर नहीं पहुँच पाया होगा। सबसे पहले तो वहाँ पर जेब में डाका पड़ता है। जब आप इको पार्क जाइए तो वो जनता के लिए नहीं बना है, वहाँ पर पहले टिकट के नाम पर जेब में डाका डाला जाएगा और फिर उसके बाद जब आप अंदर चले जाइए तो जो सुविधाएं, जो चीज़ें लोगों को टिकट के बाद आमतौर पर मिलनी चाहिए, उसके बाद भी वहाँ अंदर भी यही खेल हो रहा है, लूट का खेल हो रहा है। तो इको पार्क के नाम पर कुछ लोग लूट का काम जरूर कर रहे थे। अब वो उनको मंत्री जी का, सरकार का संरक्षण प्राप्त होगा तब तो ऐसा किया जा रहा है, नहीं तो इको पार्क अगर बनाया गया है तो इको पार्क में तमाम सामान्य लोग रीवा शहर के लोगों को तो आना जाने की परमिशन होनी चाहिए थी। तो इको पार्क का पहला सच तो ये है, इको पार्क जब पहली बार झूला पुल टूटा था और पहली बार बह गया था, तभी तो ये पता था कि हर दूसरे चौथे साल नदी के टापू में बना है और वो बहना है। और फिर से मैं बता रहा हूँ, प्रकृति की मार से बड़ी कोई मार नहीं होती है। प्रकृति के साथ जब भी आप खिलवाड़ करोगे तो उसका नुकसान उठाना पड़ेगा। इको पार्क के नाम पर प्रकृति के साथ खिलवाड़ की गई है, जिसका खामियाजा सदैव भोगना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये हमारे साथ थे गिरिजेश पांडे जी, जिन्होंने डिप्टी सीएम को 2 सुझाव दिए हैं। पहला सुझाव उन्होंने ये दिया है कि अगर आपको पर्यटन का हब रीवा जिले को बनाना है तो सिरमौर क्षेत्र को झांकना होगा, क्योंकि वहाँ अपार संभावनाएं हैं। और दूसरा उन्होंने सुझाव स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए दिया है कि अगर आपको स्वास्थ्य व्यवस्था की निचली इकाई को देखना है तो आप गाँव में जाइए, डॉक्टरों की स्थितियाँ देखिए कि जो डॉक्टर्स हैं वो निजी क्लिनिक खोल कर बैठे हैं और जो सरकारी हॉस्पिटल हैं वो सिर्फ वहाँ पर औपचारिकता निभाई जाती है। सरकार और सिस्टम से ये जो सवाल हैं, क्या उन तक पहुँचेंगे या नहीं, ये देखना बाकी है। लेकिन जो विपक्ष की भूमिका है वो विपक्ष की भूमिका में है और अपनी बात रख रहे हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार बने रहिए विंध्य सत्ता।